हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम सिमरन सहानी एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम जो चैप्टर है वो आपकी पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इसकी वेटेज सबसे ज़्यादा है एंड इस चैप्टर में से सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल इनकम से रिलेटेड जितनी भी बातें हमें पूरे चैप्टर में ज़रूरत पड़ेगी उनकी। आपके सिलेबस वाइज मैं आपको स्टार्ट करा रही हूँ। सिलेबस में लिखा है सबसे पहले कि हमें नेशनल इनकम से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड, कैपिटल गुड्स, इन्वेस्टमेंट गुड, एवरीथिंग, ये सब चीज़ें पहले हमें पढ़नी होती है। एंड मैंने ये चैप्टर बाद में इसलिए स्टार्ट कराया बिकॉज कि ये चैप्टर जो है इसका डिफ़िकल्टी लेवल हाई है। तो हमने पहले करा गवर्नमेंट बजट, बीओपी एंड धीरे धीरे करके हम नेशनल इनकम पे आए हैं। सो एज़ पर योर कन्वीनियंस, अगर तुम्हें पहले नेशनल इनकम पढ़ना है तो नेशनल इनकम पढ़ सकते हो, बाकी चैप्टर्स पढ़ने हैं तो बाकी चैप्टर पढ़ सकते हो। सारे चैप्टर्स का लिंक, वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फुल प्लेलिस्ट है इकोनॉमिक्स क्लास 12th की, सारी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे डीएम करके पूछ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडे। नेशनल इनकम स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि अब हम फाइनली मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मीनिंग है वो हमें क्लियर होना चाहिए। नेशनल इनकम को हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्यों पढ़ते हैं, माइक्रो में क्यों नहीं पढ़ते हैं, ये चीज़ जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। 1-2 मार्क्स में व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन या फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। तो यहाँ मैंने लिखी है एज इट इज़। आप लोगों को ये सब कुछ जो मैंने बोर्ड पे लिखा अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है या फिर मेरे नोट्स में से नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड मैं साइड होंगी तो आप इसकी स्क्रीनशॉट लो, फोटो लो, पॉज करके वीडियो को एंड इसको अपनी कॉपी में उतार लेना। तो हमें स्टार्ट करना है व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड मैक्रोस। ये कौन से वर्ड से डिराइव हुआ है, 1 मार्क फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है। मैक्रोस वर्ड से डिफाइन हुआ है ये। और मैक्रोस का मतलब क्या होता है, लार्ज। मैक्रोस मतलब क्या होता है, लार्ज। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की विच डील्स विद एक्टिविटीज एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि ये उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से के बारे में बात करती है जो पूरे एज अ होल लेके चलती है। यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम सिर्फ इंडिविजुअल लेवल की प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे, इंडिविजुअल की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पढ़ेंगे। जैसे कि मैं कितना कमा रही हूँ, अगर मुझे कुछ ज़रूरत है, मैं क्या बेच रही हूँ, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे अगर आप लेके चलते हो तो वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। बट अगर आप होल में लेके चलो, पूरे आपकी कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको लेके चलो या पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उनको लेके चलोगे तो उसको हम मैक्रो कहते हैं। जैसे कि अगर आप मेरी पर्सनल इंडिविजुअल इनकम अगर आप मैं बात करूं कि मैं कितना कमाती हूं तो वो माइक्रो के कॉन्सेप्ट में आएगा। और अगर हम जाने कि पूरा इंडिया के लोग कितना कमाते हैं तो वो आता है मैक्रो के कॉन्सेप्ट में। तभी नेशनल इनकम क्या है कि पूरे नेशन की, हमारे इंडिया की कितनी इनकम है या किसी और नेशन की कितनी इनकम है, इसलिए हम नेशनल इनकम को मैक्रो में पढ़ते हैं। मैक्रो में जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है, ऐसी प्रॉब्लम्स को देखा जाता है जो पूरी इकोनॉमी का एज अ होल लेके हम चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट हो गया इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन यानी कि प्राइजेस का दाम बढ़ जाना, यानी प्राइजेस बढ़ जाने किसी भी कमोडिटी के, यानी कि महंगाई हो जाना। तो महंगाई तो सबके लिए होती है, एक जने के लिए तो नहीं होती है। तो मैक्रो में हम उन चीज़ों को पढ़ते हैं जो होल में होती है, डिप्रेशन एंड सो ऑन। तो इसमें मेनली आपको आ सकता है टेल द थ्योरीज दैट वी स्टडी इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें आप लिख सकते हो थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, थ्योरी ऑफ इंडियन इनकम आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई। जितने आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर हैं उन सबका अगर आप नाम लिख दोगे तो वो आपका आंसर बन जाएगा। तो आई होप तुम्हें मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आ गया होगा। अब जब हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दी है तो हमें इकोनॉमिक्स के 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। एक है स्टॉक कॉन्सेप्ट, एक है फ्लो कॉन्सेप्ट। आगे के चैप्टर्स में हमें ये बहुत काम आएगा जानना कि स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है और फ्लो कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ईजी सा है, लेट्स स्टडी। यहाँ मैंने डिफरेंस लिखा है, आपको बोर्ड पे सिर्फ यही नज़र लगानी है। स्टॉक कॉन्सेप्ट, स्टॉक मतलब आपको क्या लग रहा है कि कोई चीज़ जमा हो रखी है। स्टॉक मतलब कोई चीज़ जमा हो रखी है। वेरिएबल मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक कॉन्सेप्ट में हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, जैसे कि अभी 7 o'clock हो रहे हैं तो अभी की एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट डज नॉट हैव टाइम डायमेंशन। इसमें टाइम का डायमेंशन नहीं होता है,
टाइम डायमेंशन मतलब मैं आगे बताऊंगी। इट इज़ अ स्टैटिक कॉन्सेप्ट, यानी कि एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट होता है। ये क्या स्टॉक कॉन्सेप्ट क्या होता है? एक रुका हुआ कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन अ टैंक, यानी कि इस समय आपके घर की जो टंकी है उसमें 500 लीटर ऑफ वाटर है। कितना लीटर वाटर है? 500 लीटर ऑफ वाटर है। तो इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं आ रहा है। 7 o'clock हो रहे हैं, वाटर कितना है टैंक में? 500 लीटर। कोई टाइम डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन तब होगा जैसे कि 5 बजे से 7 बजे, 7 o'clock to 9 o'clock। बट इसमें हम सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं, इसलिए इसमें कोई टाइम डायमेंशन नहीं होता है। एंड इसे स्टैटिक कॉन्सेप्ट क्यों कहते हैं? क्यों? बिकॉज वी आर सेइंग दैट अभी 500 लीटर ऑफ वाटर उसमें पड़ा हुआ है। इस वर्ड को ध्यान रखना है। नेशनल वेल्थ, पॉपुलेशन ऑन, जैसे कि आज की डेट क्या है? आज क्या है? 28 अप्रैल है। तो पॉपुलेशन ऑन 28 अप्रैल, यानी कि आज के दिन जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको हम क्या कहेंगे? हमारा स्टॉक कॉन्सेप्ट में। अभी जिसका मतलब समझ गए होंगे। स्टॉक मतलब जब हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं कि आज के दिन क्या हो रहा है, अभी इस समय क्या हो रहा है। और फ्लो कॉन्सेप्ट में हमारा होता है जब हम एक बहुत लंबे टाइम पीरियड की बात करें, 1 महीना हो गया, 1 वीक हो गया या 1 ईयर हो गया, जब हम उसकी बात करते हैं तो वो होता है हमारा फ्लो कॉन्सेप्ट। सिंपल सा यही है। इसकी डेफिनेशन, ये जो डिफरेंस है ये तुम्हें लर्न करने हैं एज इट इज, नोट डाउन कर लो अपनी नोटबुक में। नेक्स्ट आता है आपका इकोनॉमिक्स में आपकी नेशनल इनकम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। अब हमें डिफ्रेंशिएट करना है कि फाइनल गुड क्या होते हैं और इंटरमीडिएट गुड कौन से होते हैं। तो फाइनल गुड नाम से ही पता चल रहा है कि फाइनल है, बिल्कुल एंड प्रोडक्ट है। द फाइनल गुड्स आर रेडी टू फॉर यूज फॉर द फाइनल कस्टमर, यानी कि हम कस्टमर के लिए वो रेडी टू यूज है, हम जाके मार्केट से खरीद के उन्हें यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इसमें ले लो मिल्क ले लो, ब्रेड ले लो, कुछ भी, पेंसिल ले लो, पेन ले लो, ये क्या है? फाइनल गुड है। हम लाएंगे और उनको यूज करने लगेंगे। दे हैव अ डायरेक्ट डिमांड एज दे डायरेक्टली सेटिस्फाई द डिमांड। इनकी जो डिमांड होती है वो डायरेक्ट होती है। डायरेक्ट होती है मतलब कि हमें ज़रूरत है, हम जाके ले आएंगे। सेकेंड डिफरेंस है आपका फाइनल गुड क्या होता है? फाइनल गुड्स आर दोज दे हैव डायरेक्ट डिमांड, यानी कि इनकी जो डिमांड है वो डायरेक्ट होती है। बट ऑन द अदर हैंड जो हमारे इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं इनकी जो डिमांड होती है वो इनडायरेक्ट होती है, या फिर आप डिराइव डिमांड कहते हो। क्यों? क्योंकि इनकी जो डिमांड होती है वो डिपेंड करती है हमारे फाइनल गुड्स की डिमांड के ऊपर। क्यों होती है वो हम आगे पढ़ेंगे। फाइनल गुड्स में नो वैल्यू इज टू बी एडेड, कोई वैल्यू आगे ऐड नहीं होनी होती। और जो हमारे इंटरमीडिएट गुड में है उसमें वैल्यू इज टू बी एडेड। अब जब नो वैल्यू इज टू बी एडेड है तो जो हमारा फाइनल गुड है इट लाइज आउटसाइड द प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन। सपोज कर लो ये प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन है, तो फाइनल गुड प्रोड्यूस हो गया है, पूरा फाइनल पोजीशन पे है, तो वो बाउंड्री के आउटसाइड लाई करता है। एंड अभी इंटरमीडिएट गुड अभी बीच में है, अभी पूरा प्रोड्यूस नहीं हुआ है, तो वो प्रोडक्शन बाउंड्री लाइन के अंदर लाई करता है, उसके पीछे लाई करता है। ठीक है। लास्ट है आपका फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द नेशनल इनकम एंड नेशनल प्रोडक्ट। फाइनल गुड्स जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड करे जाते हैं, बट इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करे जाते। क्यों नहीं करे जाते? क्योंकि जब अभी तक ये पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुए हैं, अभी तक ये पूरी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुआ है, इसलिए हम इन्हें कंसिडर नहीं करते। एग्जाम्पल लो अब इसका, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको फाइनल गुड का एग्जाम्पल दिया मिल्क। अब मिल्क परचेज बाय हाउस होल्ड, हाउस होल्ड मतलब क्या? मैं अपने घर के लिए अगर मिल्क लाई हूँ तो वो क्या है? एक फाइनल गुड। बट अगर वही मिल्क कोई चाय वाला या फिर कोई डेयरी वाला खरीदेगा तब वो इंटरमीडिएट गुड बन जाएगा। क्यों बन जाएगा इंटरमीडिएट गुड? क्यों? क्योंकि उसे वो फर्दर ऑन सेल करेगा, वो उसे रीसेल करेगा, वो उससे चाय बनाएगा या उसे क्रीम बनाएगा, उसे आइसक्रीम बनाएगा, कुछ भी करेगा, उसको फर्दर ऑन प्रोड्यूस करके बेचेगा। या अगर डायरेक्ट दूध भी बेच रहा है तब भी अगर मैंने खरीदा है तो फाइनल गुड है, बट अगर किसी फर्म ने खरीदा है या किसी डेयरी वाले ने खरीदा है तब वो क्या होगा? एक इंटरमीडिएट गुड। क्यों? क्योंकि अभी वो रीसेल होगा। तो आई होप तुम्हें फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड का डिफरेंस समझ में आ गया हो। एक और आप डिफरेंस ले सकते हो, जैसे कि कोई मशीनरी, अगर कोई मशीन तुम अपने लिए लाए हो, अपने पर्सनल यूज के लिए लाए हो, तो वो हुआ फाइनल गुड। बट अगर कोई मशीनरी कोई फर्म लाई है जिससे वो आगे कुछ प्रोड्यूस करे, जैसे कि सुइंग मशीन लाए हैं जिससे कपड़े सिलते हैं, अगर हम अपने घर के लिए लाए हो तो वो फाइनल गुड है। बट अगर कोई वो किसी बिजनेस पर्पस के लिए ला रहा है, कुछ काम करने के लिए, कि उससे कुछ कपड़े बनाएगा, कुछ सिलेगा, तो वो उस टाइम पर किस में आएगी? इंटरमीडिएट गुड में। क्यों? क्योंकि उससे आगे उसे कोई और चीज बनानी है, वो होगी फाइनल गुड, एंड आवर मशीनरी विल बी द इंटरमीडिएट गुड।
ओके, तो कंजम्पशन गुड और कैपिटल गुड भी सेम हमारा फाइनल और इंटरमीडिएट गुड की तरह ही होता है. फॉर एग्जाम्पल, जो कंजम्पशन गुड है, दीज आर दोज गुड्स दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई अ ह्यूमन वांट. ये फाइनल गुड की तरह कंजम्पशन गुड हमारा वांट सेटिस्फाई कर देता है. क्यों? क्योंकि हम बाजार जाएंगे, लेंगे और हमारी वांट सेटिस्फाई हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड हो गया, बटर हो गई, टेलीविजन हो गया, पेन आपने खरीदा और आपकी वांट सेटिस्फाई हो गई. बट जो कैपिटल गुड होते हैं, दीज आर दोज गुड्स विच इनडायरेक्टली सेटिस्फाई आवर वांट. ये हमारी वांट तो सेटिस्फाई कर रहे हैं बट इनडायरेक्टली कर रहे हैं. इनडायरेक्टली कैसे करते हैं? इनका एग्जाम्पल होता है मशीनरी, इक्विपमेंट्स, प्लांट, बिल्डिंग. मशीनरी यानी किसकी होगी? आप सपोज कर लो कि कोई ब्रेड बनाने की मशीन हो गई या फिर कोई शर्ट बनाने की मशीन हो गई. तो जो वो मशीन है उसी से तो बन रही है हमारे कंजम्पशन गुड्स. तो वो मशीन भी हमारे लिए ज़रूरी है. क्यों? क्योंकि ये जो हमारी डिमांड है इसको इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करिए. अगर मशीन नहीं होगी तो ब्रेड बनेगी, अगर मशीन नहीं होगी तो शर्ट बनेगी? नहीं बनेगी. इसीलिए कैपिटल गुड्स आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस, बट ये जो हमारी डिमांड है उसको इनडायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं. कंजम्पशन गुड्स डू नॉट प्रमोट द प्रोडक्शन कैपेसिटी. वो प्रोडक्शन कैपेसिटी प्रमोट इसलिए नहीं करते. क्यों? बिकॉज दे आर फाइनली प्रोड्यूस. ये फाइनल प्रोडक्ट है. एंड जो कैपिटल गुड होते हैं, दे प्रमोट टू द प्रोडक्शन कैपेसिटी. क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्शन में मदद कर रहे हैं. मशीनरी से प्रोडक्शन हो रहा है, इक्विपमेंट से प्रोडक्शन होता है. नेक्स्ट आया आपका कि जो हमारे कंजम्पशन गुड्स होते हैं उनका जो लाइफ टाइम होता है वो लिमिटेड होता है. जैसे कि एक पेन मान लो, आप कितने दिन चलाओगे? 10-15 दिन चलाओगे. ब्रेड है, लोगे, खत्म हो जाएगी. बस जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं, ड्यूरेबल गुड्स जैसे कि एसी हो गया, स्कूटी हो गई, इन सब की लाइफ जो होती है थोड़ी लॉन्ग होती है. बट जो कैपिटल गुड्स होते हैं इनकी जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी लंबा होता है. एक बार अगर किसी फर्म ने मशीन खरीद ली तो 15-20 साल तक का काम हो जाता है. थोड़ा बहुत उसमें डेप्रिसिएशन लगता है, यानी कि अगर वो ख़राब होती हैं तो उसमें सही हो जाती हैं वो. बट मशीनरी है, बिल्डिंग है, प्लांट्स है, बड़े बड़े प्लांट्स, इनकी जो लाइफ टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है. कंजम्पशन गुड्स की डिमांड डायरेक्ट है, यानी कि हर कोई डिमांड करता है. बट जो कैपिटल गुड्स है उसकी डिमांड डिराइव्ड है. डिराइव्ड मतलब क्या? कि इसकी डिमांड इस गुड पे डिपेंड करती है. यानी कि अगर ब्रेड लोगों ने पसंद करना बंद कर दी, लोगों ने कहा हमें ब्रेड नहीं चाहिए, तो जो ब्रेड बनाने वाली मशीन है उसकी डिमांड भी खत्म हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? बिकॉज इसकी डिमांड किस पे डिपेंड करिए? ब्रेड पे. अब लोग ब्रेड ही खाना बंद कर देंगे तो ब्रेड वाली मशीन का क्या काम होगा? उसका भी कोई काम नहीं होगा. तो इसकी डिमांड डायरेक्ट है, इसकी डिमांड डिराइव्ड है. एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिए हैं. तो दिस इज सेम लाइक द फाइनल एंड इंटरमीडिएट गुड्स. बस डिफरेंस क्या आएगा कि इसमें मेनली मशीनरी आती है जिससे हमारे फाइनल गुड्स या फिर हमारे कंजम्पशन गुड्स बनते हैं. तो आई होप तुम्हें इतना समझ में आ गया होगा. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ओके, तो अभी हमने पढ़ा क्या होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स, फिर हमने पढ़ा स्टॉक और फ्लो कॉन्सेप्ट, फाइनल गुड, इंटरमीडिएट गुड एंड हमारे कंजम्पशन और कैपिटल गुड्स. इससे हमारे को आगे हेल्प होगी. नेशनल इनकम चैप्टर जब आप आगे पढ़ोगे तो इन सब टर्म्स का यूज़ होता है. और जो टर्म आपका बार बार यूज़ होगा अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस में चल रही हूँ, यही टॉपिक्स आपको सबसे पहले लिखे हुए हैं. तो नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? इन्वेस्टमेंट. अब हमें इन्वेस्टमेंट्स को डिफरेंशिएट करना है. यानी कि इन्वेस्टमेंट होता क्या है? आप खुद सोचो अपने माइंड में इन्वेस्टमेंट क्या होता है. अगर आप कोई बिजनेस तुम्हें स्टार्ट करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? तुम्हें सोचो कि तुमने कोई फैक्ट्री लगानी है, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? फैक्ट्री के लिए एक ज़मीन खरीदोगे. तो वो ज़मीन जब तुम खरीदोगे वो क्या होगी? तुम्हारी पहली इन्वेस्टमेंट. फिर तुम वहाँ पे बिल्डिंग बनाओगे, वो होगी तुम्हारी दूसरी इन्वेस्टमेंट. फिर तुम वहाँ के लिए मशीन लाओगे, वो होगी तुम्हारी तीसरी इन्वेस्टमेंट. और ऐसे ऐसे जितना खर्चा तुम करते जाओगे वो तुम्हारी इन्वेस्टमेंट में जुड़ता रहेगा. तो तुमने ज़मीन खरीद ली, तुमने बिल्डिंग बना ली और मशीनें लगा ली और वर्कर्स आने लग गए हैं काम करने के लिए, तुम्हारी फैक्ट्री शुरू हो गई है सपोज करो. तो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या हुआ? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन. इन्वेस्टमेंट का टिपिकल टर्म होता है कैपिटल फॉर्मेशन. क्या होता है इसका टिपिकल टर्म? कैपिटल फॉर्मेशन. रेफर्स टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल. इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल. यहाँ पे मैंने एडिशन वर्ड नहीं लिखा, आई एम सॉरी. इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मतलब है कि एडिशन टू द स्टॉक ऑफ कैपिटल. स्टॉक ऑफ कैपिटल क्या है? कुछ कंफ्यूज मत हो. यानी कि हमारा पूरा जितनी इकोनॉमी है उसमें जितना भी बिजनेस में इन्वेस्ट करा जाता है ना, बिजनेस में यानी फर्दर ऑन प्रोडक्शन के लिए जब भी इन्वेस्टमेंट होता है उसको हम स्टॉक ऑफ कैपिटल कहते हैं. यानी कि जितना भी स्टॉक ऑफ कैपिटल, सारे के सारे कैपिटल का जो स्टॉक है उसमें हमने और एडिशन कर दिया. अब हम भी आ गए हैं अपनी फैक्ट्री खोलने के लिए. तो जो भी एडिशन होता है पहले हमारे पास, या फिर तुम सपोज करो कि तुमने पहले बिल्डिंग ली,
बिल्डिंग तुमने प्लॉट लिया तो प्लॉट क्या बन गया तुम्हारा कैपिटल, फिर तुमने उस पर बिल्डिंग बनाई, फिर तुमने मशीनें लाई, तो जैसे जैसे तुम इन्वेस्टमेंट करते रहे तो तुम्हारा स्टॉक ऑफ कैपिटल बढ़ता रहा और वैसे ही होती रही हमारी इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट के एग्जाम्पल पे आप लिख सकते हो कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ मशीनरी, एडिशन टू इन्वेंट्री। इन्वेंट्री मतलब क्या हुआ, सपोज करो तुम्हारा कार का शोरूम है, तुम्हारी बहुत सारी गाड़ियां तुमने खरीद के रखी हुई हैं, सपोज करो तुम 12 गाड़ी और ले आए, क्यों, बेचने के पर्पज से, तो वो क्या हो गया तुम्हारा एडिशन टू द इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या है, हमारे इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल। नेक्स्ट चीज आपकी इन्वेस्टमेंट होती है दो टाइप की, एक होती है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, एक होती है नेट इन्वेस्टमेंट। एक होती है ग्रॉस और एक होती है नेट। हम दोनों का डिफरेंस अब क्लियर कर लेंगे। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या है, द टोटल एडिशन मेड टू द कैपिटल ऑफ स्टॉक। टोटल जितना का जितना भी एडिशन होता है हमारे कैपिटल स्टॉक में, यानी कि हमारे बिजनेस में जितना भी हम एडिशन कर रहे हैं पैसे का, उसको क्या कहते हैं हम, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में मेन चीज ये होती है कि इसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है। अब आप सोचोगे डेप्रिसिएशन क्या होता है, देखो डेप्रिसिएशन मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अब ये बिल्डिंग हो गई, प्लॉट हो गया, फैक्ट्री की मशीनें हो गई, ये सब क्या है, आपके फिक्स्ड एसेट है। इनके ऊपर इनकी जो वैल्यू है वो समय के साथ साथ डिक्रीज होती रहती है। मान लो मशीन हो गई, मशीन में कुछ खराबी आएगी, मशीन बेकार होगी, धीरे चलेगी, तो आपको मशीन में जो भी खराबी आएगी उसको ठीक कराना पड़ेगा। ठीक कराओगे, उस पे पैसे लगाओगे। तो नॉर्मल, ड्यू टू नॉर्मल वेयर एंड टियर, ये वर्ड यूज होता है, वेयर एंड टियर। कपड़े पहनते रहते हो, यूज करते रहते हो, फट जाते हैं, खराब हो जाते हैं। वैसे ही मशीन जब बार बार यूज होती रहती है, या बिल्डिंग है, बिल्डिंग की कोई एक तरफ से पेंट खराब हो गया, वो कराना पड़ेगा। कहीं से अगर कुछ खराबी आ रही है, बिजली की कोई फिटिंग दोबारा करानी है, हर चीज में कोई ना कोई एडिशन होता रहता है, बिल्डिंग में भी होता रहेगा। तो ये जो एडिशन हम करते हैं समय के साथ साथ, उसको हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। क्यों, क्योंकि वैल्यू कम हो गई है, मशीन की वैल्यू बेकार हो गई। अब ये तो नहीं है नई मशीन, नहीं मशीन तो लाखों करोड़ों की होगी, नहीं, हमें 15-20 हजार रुपए लगा के उसी मशीन को ठीक कराना होगा। तो वो 15-20 हजार रुपए जो तुम लगाओगे उसको क्या कहते हैं हम, डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में हम अपना टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि अपना नेट इन्वेस्टमेंट शुरुआत में जो हमने करा है वो भी लेते हैं, साथ में उस पर जितना खर्चा होता है हमारा नेट डेप्रिसिएशन वो भी लेंगे। सपोज करो तुम कि तुमने नेट इन्वेस्टमेंट करी है 1000 रुपए की, यानी कि तुम 1000 रुपीज की एक मशीन लेकर आए हो। सपोज करो 2 साल के अंदर अंदर वो खराब हो गई। क्या हो गई, वो खराब हो गई। तुमने उस पर 500 रुपीज और लगाए, तो वो 500 रुपीज कितना हो गया तुम्हारा, डेप्रिसिएशन हो गया। और 1000 रुपीज क्या हो गया था तुम्हारा, नेट इन्वेस्टमेंट। 1000 की तुम मशीन लेकर आए थे, तो तुम्हें क्वेश्चन में आया कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट निकालो, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट निकालो। तो वो कैसे निकालोगे तुम, GI कितना है हमें नहीं पता, नेट इन्वेस्टमेंट क्या है हमारी, मशीन की कॉस्ट कितनी है 1000, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितने का लगा 500 का, तो हमारी टोटल ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितनी आ गई, 1500 आ गई हमारी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, यानी कि पूरा डेप्रिसिएशन लगा के जो इन्वेस्टमेंट हुई वो हुई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। अब अगर इसमें से हमें नेट इन्वेस्टमेंट निकालेगा, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट मेड टू द कैपिटल स्टॉक। इसमें हम एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि असलियत में कितना लगाया था। जो डेप्रिसिएशन का खर्चा होता है उसमें इसमें हम इंक्लूड नहीं करते। डेप्रिसिएशन जब इंक्लूड नहीं होता तो वो होता है नेट इन्वेस्टमेंट। अब एग्जाम्पल हम अपना वही रखेंगे। अब की बार हमें किसकी कॉस्ट नहीं पता है, अब की बार हमें अपना नेट इन्वेस्टमेंट नहीं पता, यानी कि हमें मशीनरी की कॉस्ट नहीं पता है। हमने अभी अभी अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना निकाला था, 1500। तो अगर एग्जाम में न्यूमेरिकल में ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है और डेप्रिसिएशन था हमारा 500, तो और लिखा आ गया कि नेट इन्वेस्टमेंट निकालो, तो तुम्हें घबराना नहीं है। हमें फॉर्मूला पता है, नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस में से हम डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। आ गया हमारा आंसर 1000। एज अ रिजल्ट ये कितनी है हमारी नेट इन्वेस्टमेंट, और यही थी हमारे मशीन की कॉस्ट। टोटल जब हमने शुरुआत में मशीन खरीदी थी 1000 रुपए की हुई, 2 साल बाद वो खराब हुई, तब हमने उस पर 500 का खर्चा करा, वो हुई ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और जब हम खाली मशीन की कॉस्ट को कंसिडर करेंगे तो वो हुई हमारी नेट इन्वेस्टमेंट। 10 बार मैंने सेम ही बात को रिपीट करा है, इसलिए करा है कि तुम आगे के चैप्टर जब तक नेशनल इनकम खत्म नहीं होता, ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क तुम करना जान सको। क्योंकि अभी आगे आएंगे न्यूमेरिकल, उसमें ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट दे रखी होगी, तो तुम्हें पहचानना है। कई बार ऐसा होता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और डेप्रिसिएशन दे रखा है और तुम्हें नेट इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे तुम्हें पता है। क्या करोगे तुम,
ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दोगे। सो दिस हमारा स्टार्टिंग कंप्लीट हो गई है। नाउ वी विल स्टडी द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम्स, यानी कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें पैसे का फ्लो होता है। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। ओके गाइस, तो अब हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है जो है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है उसमें पैसे का फ्लो होता है। अब आप पैसा कमाते हो तो क्या आप उसको अपने पास रख लेते हो? क्या तुम उसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करते हो? ऑब्वियस है, अगर हम पैसे कमा रहे हैं, कोई भी पैसा कमा रहा है, कुछ अमाउंट हम अपने पास ज़रूर सेव करके रखते हैं, बट बाकी पैसा हम खर्च करते हैं। क्यों? खर्च नहीं करेंगे तो हमारा जीवन कैसे चलेगा? तभी तो हम अपनी एसेंशियल गुड्स जो हैं वो खरीद सकते हैं। जब हम उन्हें खर्च करते हैं उस पैसे को, तो वो किसी और के पास जाता है, फिर वो इंसान उससे कुछ प्रोड्यूस करेगा, उसे खर्च करेगा। तो ये जो साइकिल है ये चलती रहती है पैसे के लेन देन की, और इसी साइकिल को हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो ये जो साइकिल है इसको आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये साइकिल जो हम ज़मानों से यूज़ करते आ रहे हैं, ये चीज़ हमारी नॉर्मल लाइफ में होती है, बस आज उसको हमें इकोनॉमिक्स में पढ़ना है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। इनकम जनरेट होने की एक साइकिल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन होना अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? इकोनॉमिक्स के हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वो होते हैं जो हमें किसी गुड को प्रोड्यूस करने में मदद करें। सपोज करो एक गुड है ब्रेड। अब एक ब्रेड को प्रोड्यूस होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? एक चाहिए लैंड, एक जगह जहाँ पे वो फैक्ट्री लगेगी ब्रेड बनाने की। फिर क्या है? लेबर चाहिए जो ब्रेड बनाएगी। और क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए, आटा आएगा, चीनी आएगी और सब कुछ चीज़ें आएंगी, मशीन आएगी, तो उसके लिए कैपिटल चाहिए हमें। ब्रेड बनाने की मशीन आएगी, ब्रेड के लिए आटा आएगा, तो कैपिटल चाहिए। लास्ट हमें क्या चाहिए? एंटरप्रेन्योर। करेगा कौन ये काम? एंटरप्रेन्योर होता है बिजनेसमैन। ऑब्वियस है, कोई बिजनेसमैन दिमाग लगाएगा कि आके मैं ब्रेड की फैक्ट्री लगा रहा हूँ। तो ये जो 4 लोग हैं जिन्होंने एट द एंड ब्रेड बनाई है, वो कौन है? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो जब इनकम जनरेट होती है तो वो एट द एंड जब वो गुड बिक जाता है तो वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में बट जाती है। कैसे होती है इसे हम आगे देखेंगे। एंड फाइनली इट्स सर्कुलेशन फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, यानी कि जब भी इट रेफर्स टू अ साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम, पहले इनकम जनरेट हुई एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फिर वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हुई एंड फाइनली हाउस होल्ड से फर्म के पास चली गई इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब आप सपोज करो आप कौन हो? हाउस होल्ड हो। आपने ब्रेड खरीदी, किससे खरीदोगे? शॉपकीपर से जाके खरीदोगे। आप शॉपकीपर को पैसे दे दोगे ब्रेड के। वो जो ब्रेड के पैसे हैं वो एट दी एंड फर्म के पास जाएगी। कौन सी फर्म के पास जाएगी? जिस फर्म ने वो ब्रेड बनाई थी। तो एट दी एंड पैसा फर्म के पास आ गया। पहले फर्म ने ब्रेड बनाई, उसने खर्चा करा, ठीक है। फिर फर्म किसको इनकम देगी? जिन जिन लोगों ने हेल्प करी थी फर्म को ब्रेड बनाने में। किसने करी? लैंड ने करी, लेबर ने करी। तो फर्म उसको क्या देगी? उसकी कमाई देगी। वो जो कमाई आएगी, जैसे कि अब लेबर है, उसके पास कमाई आ गई, वो अपने घर गया, उसने अपनी बीवी को दे दी। अब उसकी बीवी ने उसे भेजा ब्रेड लेने के लिए। अब जब वो वही ब्रेड लेने गया जो उसने बनाई थी, तो वो पैसा उसने दिया शॉपकीपर को, और शॉपकीपर से वो पैसा जाएगा फर्म के पास। अपने दिमाग में सोचो कितना सिंपल है ये। एक चीज़ मार्केट में बनी, शॉप पर आई, तुमने जाके खरीदी, तो वापस वो पैसा कहाँ जाएगा? वहीं जाएगा। तो इस तरीके से हमारी इकोनॉमी के अंदर पैसा जो है गोल गोल घूमता रहता है। बस होते हैं हमारे पैसे के जनरेशन में, इनकम के फ्लो में 3 फेज क्या होते हैं? फर्स्ट फेज होता है हमारा जनरेशन और प्रोडक्शन फेज, यानी कि इसमें गुड प्रोड्यूस होता है। सेकेंड फेज क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन और इनकम फेज, यानी कि इनकम आती है लोगों के पास। लोग पैसा, चीज़ कब खरीद सकते हो तुम? जब तुम्हारी जेब में पैसा है तभी तो खरीदोगे। तो सेकंड फेज होता है इनकम फेज एंड थर्ड फेज होता है एक्सपेंडिचर फेज। अब तुम्हारी जेब भर गई है, पैसा आ गया है, तो अब तुम उसको खर्च करोगे। तो थर्ड होता है हमारा एक्सपेंडिचर, या फिर इसको डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं। तो यहाँ आ जाओ आप अपने फेस के डायग्राम पे। तो सबसे पहला नॉर्मल है हमारा, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना है, प्रोडक्शन फेस। ब्रेड तैयार हो गई, ठीक है, ब्रेड हमारी तैयार हो गई है, प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया है। ब्रेड तैयार होने में किसने मदद करी थी? हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में। अब जब ब्रेड तैयार हो जाएगी तो ऑब्वियस है कि हमें जो इनकम है, वो जिन्होंने हमारी हेल्प करी है वो बनाने में, जितने लेबर्स है उनको इनकम देनी होगी। इन्होंने इसको इनकम दे दी। इनकम किसके पास गई? इनकम जाती है हमारे हाउस होल्ड के पास,
इनकम आई हाउस होल्ड के पास, लेबर अपने घर गया यानी कि हाउस होल्ड के पास इनकम चली गई। जब हाउस होल्ड के पास इनकम चली गई तो अब उसके पास कैपेसिटी टू पे आ गई है, यानी कि अब वो पैसे खर्च कर सकता है। तो अब वो क्या करेगा, एक्सपेंडिचर करेगा, वो जाएगा मार्केट से ब्रेड खरीद लेगा, और जब वो ब्रेड खरीद लेगा तो वो इनकम एट द एंड आ जाएगी फिर से प्रोड्यूसर के पास, अब वो उससे और सामान बनाएगा। तो इस तरीके से जो हमारा जो ये सिंपल सा फ्लो चलता रहता है, पहले चीज़ प्रोड्यूस होती है, फिर उसकी इनकम जनरेट होकर डिस्ट्रीब्यूट होती है, एट द एंड उसको हाउस होल्ड खर्च कर देती है इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड जो हमारा पैसा होता है वो प्रोडक्शन फेज के पास चलता रहता है, और ये साइकिल गोज ऑन, एंड इस तरीके से हमारी इकोनॉमी भी मूव करती है। तो हमारे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में दो टाइप के फ्लो होते हैं, एक होता है हमारा रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो। रियल फ्लो में मनी की जरूरत नहीं होती है, रियल फ्लो इज लाइक द बार्टर सिस्टम। रियल फ्लो में मनी का यूज नहीं होता है, एंड मनी फ्लो में ऑब्वियसली पढ़ के पता चल रहा है मनी फ्लो में मनी का यूज होता है। अब ये कैसे होता है, लेट्स सी। रियल फ्लो में हमने पहली पॉइंट ये याद रखना है कि इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं होता, इट इज़ लाइक बार्टर सिस्टम, मनी का यूज़ नहीं होता है। दो हमारे सेक्टर हैं, हाउस होल्ड और फर्म, दो ही सेक्टर लेने हैं हमने, हाउस होल्ड और फर्म। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में किस टाइप के ट्रांजैक्शंस होते होंगे जब हमारे पास मनी नहीं था, तो कैसे होते थे, क्या होता था, पहला ट्रांजैक्शन होता था फ्रॉम हाउस होल्ड टू द फर्म। हाउस होल्ड क्या है, नॉर्मल घर बार के लोग हैं, आपके घर में आपके पापा हैं, काम करने जाते होंगे, मम्मी भी कहीं की काम करती हैं, तो हाउस होल्ड के नॉर्मली लोग काम करते हैं। वो गए और उन्होंने फर्म के लिए कुछ काम करा, क्या करा, फर्म को अपनी सर्विस दी। क्या दी, फर्म को सर्विस दी, जैसे कि कोई ब्रेड बनने की फैक्ट्री है, किसी और चीज़ की कपड़ा बनने की फैक्ट्री है, उन्होंने उसको उसकी सर्विस दी, क्या दी, फैक्टर सर्विस दी। एज अ रिजल्ट अगर हम नॉर्मली बात करें, जब हम ब्रेड बनाने की फैक्ट्री में अगर कोई लेबर काम कर रहा है तो उसे क्या मिलती है, वेजेस मिलती हैं, उसे उसकी दिहाड़ी मिलेगी, वो घर जाएगा अपना पैसा खर्च कर देगा। बट यहाँ पे तो पैसे है ही नहीं, यहाँ पे फैक्टर सर्विस देने पे एट दी एंड उसे क्या मिलेगा, उसे डायरेक्ट गुड मिल जाएगा, उसे कोई पैसे नहीं मिलेंगे, उसे डायरेक्ट गुड मिल जाएगा। इजीली इसे देखो, हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दी, फैक्टर सर्विस, एंड अब फर्म की बारी आई है देने की, तो फर्म क्या देगा, हमारे पास यहाँ पे मनी नहीं है तो फर्म उसको क्या देगा, गुड देगा। क्या है, एट दी एंड रिजल्ट जो गुड है, यानी कि 2 वक्त की रोटी हो गई, खाना हो गया, जो भी कपड़ा हो गया, वो चीज़ जो है वो फर्म उसको अवेलेबल करा देगी। ये होता है हमारा रियल फ्लो। जो हमारा हाउस होल्ड है वो फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करता है, वो फर्म के लिए जाके काम करेगा, और फर्म जो सामान है, गुड है, वो हाउस होल्ड को दे देगी। ये ट्रेडिशनल समय में होता था कि मजदूर जाके काम कर रहा है खेत के ऊपर और वापसी पे 2 किलो अनाज घर पे लेकर आ गया और उससे उसने रोटी बना के खा ली। आज के टाइम पे क्या होता है, मजदूर खेती करने जाएगा, वो एक दिन की दिहाड़ी 500 रुपये लेकर आएगा और उससे बाजार से जाके सामान खरीदेगा। बट ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था, जाता था और 2 वक्त की रोटी या 2 वक्त का अनाज लेकर, जितना उनका तय होता था वो लेकर वो आ जाता था। तो वो हो गया हमारा रियल फ्लो। अब आते हैं हम अपने मनी फ्लो, जिसको नॉमिनल फ्लो भी कहते हैं। मनी फ्लो में हमारा मनी का यूज़ होता है, इसमें भी सेम वही है। सबसे पहले क्या होता है, हाउस होल्ड जो है फर्म को क्या देती है, फैक्टर सर्विस। हाउस होल्ड ने फर्म को क्या दिया, फैक्टर सर्विस, उसने उसके लिए कुछ काम करा। अब फर्म क्या करेगी, फर्म इसको देगी फैक्टर पेमेंट। ऑब्वियसली काम करा है, अगर तुम किसी के लिए काम करोगे तो वो तुम्हें पेमेंट देगा। फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दी, फैक्टर पेमेंट दी। फैक्टर पेमेंट दी तो हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, पैसा आ गया। अब जब हाउस होल्ड के जेब में पैसा आया है तो हाउस होल्ड उसको क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी, हाउस होल्ड उससे खर्चा करेगी। और जैसे ही खर्चा होगा तो वो खर्चा किसके पास जाएगा, वो खर्चा एट द एंड चला जाएगा हमारी फर्म के पास। इसको तुम एज एन एग्जाम्पल लेके देखो, हम इसे एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये है हाउस होल्ड और ये है हमारी फर्म। हाउस होल्ड ने फर्म की हेल्प करी, फैक्टर सर्विस दी, तो फर्म ने हाउस होल्ड को क्या दी, फैक्टर पेमेंट दी। यानी कि अब हाउस होल्ड के पास क्या आ गया है, हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए हैं, तो उस पैसे से वो कोई सामान खरीदने जाएगी, कोई भी सामान खरीदने जाएगी। जब वो सामान वो खरीदेगी तो एट द एंड जो पैसा है वो फर्म के पास चला जाएगा, चाहे वो किसी भी फर्म ने बनाया हो। आपने ब्रेड खरीदी, चॉकलेट खरीदी, चिप्स खरीदी, तो वो जो पैसा जो भी तुमने किसी भी फर्म का खरीदी हो, जाएगा तो किसी फर्म की जेब में ही ना। किसी भी हाउस होल्ड ने खर्च करा हो वो जाएगा किसी ना किसी फर्म की
जेब में। तो ये हो गया हमारा मनी फ्लो। आप हाउस होल्ड ने काम करा फर्म के लिए, फर्म ने उसे पेमेंट दी यानी इनकम दी और उसने इनकम जाके खर्च करी। जैसे आपके पापा सैलरी लेकर आए और उस सैलरी से तुमने कोई अपनी ड्रेस खरीद ली या घर का खाना राशन पानी खरीद लिया, तो ये क्या हो गया हमारा मनी फ्लो। जो आज के टाइम की हमारी इकोनॉमी होती है वो मनी फ्लो और रियल फ्लो का मिक्सचर होती है। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे मनी फ्लो और रियल फ्लो का मिक्सचर। ओके, तो लेट्स स्टडी आवर नेक्स्ट टॉपिक, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। मैंने आपको अभी लास्ट बताया मनी फ्लो और रियल फ्लो। रियल फ्लो क्या था कि हाउस होल्ड ने फैक्टर सर्विस दी, एज अ रिजल्ट हाउस होल्ड को फर्म से क्या मिल गया, खाना मिल गया या कपड़ा मिल गया, यानी कि गुड्स और सर्विस मिल गई, कोई पैसा का लेन देन नहीं हुआ। बट मनी फ्लो में क्या होता है, जब हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस प्रोवाइड करती है तो एज अ रिजल्ट फर्म क्या देती है, उसको इनकम देती है यानी कि पैसा देती है और उस पैसे को हाउस होल्ड खर्च कर देती है। तो मनी फ्लो में मनी का यूज होता है और रियल फ्लो में सिर्फ सर्विसेज देके गुड्स एंड सर्विसेज ली जाती हैं। तो इन दोनों का मिक्सचर जो होता है वो बनाता है हमारा टू सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल। तो हमारे को सिंपल हमारे कोर्स में अब की बार बस टू सेक्टर इकोनॉमी हम पढ़ेंगे, बाकी के कोई सेक्टर हम नहीं पढ़ेंगे, जैसे कि गवर्नमेंट हो गई, फॉरेन मार्केट हो गया, उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे कोर्स में नहीं है। हमें बस टू सेक्टर यानी कि सबसे सिंपल मॉडल पढ़ना है जिसमें एक हाउस होल्ड है और एक है फर्म। हाउस होल्ड कौन होते हैं, जो सामान खरीदते हैं, और फर्म कौन सा होता है, जो सामान बनाता है। तो अब हमें वही ब्रेड वाला एग्जाम्पल अपने माइंड में रखना है कि फर्म को बनानी है ब्रेड, तो फर्म को क्या मिलती है, फर्म को सबसे पहले मिलती है फैक्टर सर्विस। सर्विस मिलेगी किससे, हाउस होल्ड से मिलेगी। हाउस होल्ड ने फर्म को दी फैक्टर सर्विस, यानी कि हाउस होल्ड ने फर्म की मदद करी ब्रेड बनाने में। ठीक है, हाउस होल्ड ने फर्म को दी फैक्टर सर्विस। तो ये आ गया आपके रियल फ्लो में। आपको पता है फैक्टर सर्विस किस में आ गई, आपके रियल फ्लो में। अब जब फर्म को फैक्टर सर्विस मिल गई तो फर्म एज अ रिजल्ट क्या करेगी, हाउस होल्ड को क्या करेगी, पेमेंट। नॉर्मल अब ट्रू एग्जाम्पल में आ जाओ, ट्रेडिशनल इकोनॉमी से बाहर हो जाओ। असलियत में आज के ज़माने में क्या होता है, अगर कोई मजदूर जाके फैक्ट्री में काम कर रहा है ब्रेड की, तो उसे क्या मिलेगी, उसे वेज मिलेगी, उसे इनकम मिलेगी। तो जब उसको वेज मिली, जब उसको उसका पैसा मिल गया, तो वो क्या आ गया हमारा मनी फ्लो में। तो यहाँ पे दोनों का मिक्सचर आ गया ना, मनी फ्लो भी आ गया और रियल फ्लो भी आ गया। तो हाउस होल्ड के पास क्या आ गया, पैसा, मजदूर की जेब में पैसा आ गया, नहीं हमारी हाउस होल्ड जो है उसके पास पैसे आ गए। अब जब हाउस होल्ड के पास पैसे आ गए तो हाउस होल्ड उस पैसे का क्या करेगी, एक्सपेंडिचर। हाउस होल्ड उस पैसे को खर्च करेगी। क्यों खर्च करेगी, ऑब्वियस है, कोई चीज खरीदने के लिए करेगी। तो यहाँ हमने सपोज कर लिया हाउस होल्ड ने वो पैसा खर्च करा ब्रेड खरीदने के लिए। तो जब हाउस होल्ड ने वो पैसा खर्च करा तो एज अ रिजल्ट ये पैसा यहाँ फिर से पहुंच गया हमारे फर्म के पास। ठीक है, और जब फर्म के पास पैसा पहुंचा तो फर्म ने वो ब्रेड पहुंचा दी हमारे हाउस होल्ड के पास। तो यहाँ से गुड्स एंड सर्विसेज का लेन देन हो गया हमारा फ्रॉम द फर्म टू द हाउस होल्ड। तो इस तरीके से हमारी साइकिल चलती है। एक बार साइकिल को दोबारा रिवाइज करते हैं। यहाँ से गई सर्विस, इसने इसको क्या करी, सर्विस प्रोवाइड करी, एज अ रिजल्ट इसने इसको पेमेंट दे दी। फिर जब इसके पास पेमेंट के पैसे आए तो इसने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करा, इसने ब्रेड खरीदने के लिए ये गया और एज अ रिजल्ट ब्रेड जो थी, जो फाइनल प्रोडक्ट था, वो हाउस होल्ड के पास पहुंच गया। ये जो साइकिल है हमारी वो चलती रहती है। तो जितनी अभी हमने यहाँ पे क्या कंसिडर करा है कि सपोज 50,000 रुपीज़ अगर फर्म ने पेमेंट करी है हाउस होल्ड को, तो वो सारा का सारा पैसा जो हाउस होल्ड है हमारा उसने खर्च कर दिया। अभी हमने ये कंसिडर करा हुआ था। बट क्या कभी ऐसा होता है कि जितनी सैलरी किसी को मिल रही हो, जितनी पेमेंट मिल रही हो, वो उतनी की उतनी खर्च कर, नहीं। ऑब्वियस है, थोड़ी सी सेविंग्स हर कोई करके चलता है, कुछ पैसे हर कोई अपने पास बचा के रखता है। तो अब उस पैसे का क्या होगा जो बचा के रख लिए, तो वो अब हमें इसमें रीड करना है। इसमें आ जाता है हमारा एक और सेक्टर जिसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब हमारा एक और सेक्टर बीच में इंक्लूड हो जाएगा जिसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कहेंगे फाइनेंशियल मार्केट। तो देखते हैं फाइनेंशियल मार्केट कैसे वर्क करता है। सपोज करा हमने कि फर्म ने सैलरी दी है 50,000 रुपये। फर्म ने कितनी सैलरी दी है, यानी कि फर्म ने फैक्टर पेमेंट कितने की करी है, 50,000 की करी है।
तो जो हाउस होल्ड है उसने क्या करा कि 30,000 उसने अपने पास सेव करके रख लिए, 30,000 उसने अपने पास सेव करके रख लिए और खर्चा करा बस 20,000 का। खर्चा कितने का करा? सिर्फ 20,000 का। इसके पास कितने गए? बस 20,000 रुपीज़। कितने गए? 20,000। 30,000 रुपीज़ इसने अपने सेव करके रख लिए। तो अब फर्म के लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फर्म ने दिए कितने थे? 50,000। कितने दिए फर्म ने? 50,000। आए कितने फर्म के पास? सिर्फ 20,000। तो इस सिचुएशन में फर्म के लिए तो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो गया है। तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है? ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के आने से। अब कितने पैसे सेव करे हमारे हाउस होल्ड ने? 30,000 रुपीज़ हमारे हाउस होल्ड ने सेव करके रख लिए। तो वो जो पैसे हैं वो ऑब्वियस है उसको कहीं ना कहीं डिपॉजिट कराएगा। अब आप अपनी जमा पूंजी कहाँ रखवाते हो? जो पैसे आप जमा करते हो वो कहाँ रखवाते हो? उसको आप रखवाते हो बैंक में या किसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, पोस्ट ऑफिस में। तो जब भी हाउस होल्ड पैसा जमा कराएगी तो हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि वो उस पैसे को डिपॉजिट करा देगी फाइनेंशियल मार्केट यानी बैंक के अंदर। तो फिर से पैसा हमारा पैसे का फ्लो हो गया। तो हाउस होल्ड से वो जो 30,000 रुपीज़ जो हाउस होल्ड ने बचाए थे वो बैंक में डलवा देगी। अब हमने देखा था यहाँ कि हमारी फर्म को 30,000 की ज़रूरत थी, उसके पास कमी आ गई थी। तो एज अ रिजल्ट जो हमारी फर्म है वो इससे 30,000 का लोन ले लेगी। फर्म लेंड कर लेगी बैंक से। फर्म क्या कर लेगी? लेंड, यानी फर्म क्या ले लेगी? लोन। तो एज अ रिजल्ट जो हमारा फाइनेंशियल मार्केट है बैंक हमारी फर्म को पैसे दे देगा। तो फिर से हमारा जो जितने का 30,000 का जो हमारी कमी आई थी वो कमी हमारी पूरी हो गई। क्या हुआ? हाउस होल्ड ने बैंक में रखवाया, बैंक ने हमारी फर्म को दे दिया। तो इस तरीके से मनी का फ्लो चलता रहता है। ये फ्लो हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम इसलिए पढ़े कि जो पैसा है ना, देखो वो कभी ख़त्म नहीं होता है। पैसे का लेन देन चाहे तुम अपने पास सेव करके रखो चाहे तुम उसे खर्च करो, पैसे का लेन देन चलता रहता है। सपोज तुमने ब्रेड खरीद ली तो भी फर्म के पास चला गया, बट अगर तुमने सेव करके बैंक में रखवा दिया तो भी फर्म के पास चला गया। कैसे चला गया? कि फर्म ने लोन ले लिया। तो यहाँ पे हमारा 2 सेक्टर इकोनॉमी का मॉडल कंप्लीट हो गया है। विद दिस हमारा जो चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है वो कंप्लीट। देखा कि अगर फर्म ने 50,000 पे करे हैं तो या तो हमारी जो हाउस होल्ड है वो सब कुछ खर्च कर देगी तो भी हमारी फर्म के पास पैसा जाएगा, या अगर हाउस होल्ड कुछ सेव कर रही है जैसे उसने कुछ पैसा सेव कर लिया तो तब भी किसी ना किसी तरीके से पैसा फर्म के पास चला जाएगा। हाउस होल्ड बैंक में रखवाएगा, बैंक फर्म को लेंड कर देगी, बैंक फर्म को लोन दे देगी। ये हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्यों पढ़ें? यहाँ हमारे को कोई मतलब नहीं है, हमें बस ये देखना है कि पैसा कैसे घूमता है। पैसा घूम रहा है, कभी किसी की जेब से कभी दूसरे की जेब में कैसे जाता है। पैसा कहीं भी ठहरना नहीं चाहिए। क्या इस कॉन्सेप्ट में तुम्हें कहीं भी देखा पैसा ठहरा हो? नहीं, पैसे का सर्कुलर मोशन होता रहा। बस एक पॉइंट पे तुम्हें लगा जब 30,000 रुपीज़ हाउस होल्ड ने अपनी जेब में रख लिए तो तुम्हें लगा यार अब तो पैसा रुक गया है, बट तभी हमारा फाइनेंशियल मार्केट बैंक आ गया, उसने फिर से क्या करा? बैंक ने हमारी फर्म को लोन दे दिया। तो इस तरीके से आवर साइकिल गोज ऑन एंड ऑन। तो आई होप तुम्हें ये समझ में आ गया हो। कोई भी क्वेरी हो, कुछ भी प्रॉब्लम, आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो एंड आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डीएम करके भी पूछ सकते हो। आपकी जो चैप्टर है ये नेशनल इनकम वाला, इसमें तुम्हें आपकी बार बस यही पढ़ना है अपना कौन सा वाला मॉडल? 2 सेक्टर इकोनॉमी का। आप 3 और 4 सेक्टर को मत पढ़ना, कोई आपको फायदा नहीं है। सिलेबस देख लो अपना 2020 का, तो उसके हिसाब से सिर्फ यही आएगा एंड ये मैंने आपको पढ़ा दिया है। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो। आधा चैप्टर हमारा जो मतलब फर्स्ट पार्ट था हमारे चैप्टर का नेशनल इनकम का वो कंप्लीट हो गया है। आगे हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट और नेशनल इनकम के जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम अपना चलेंगे। तो आई होप तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आस्क मी प्लीज। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स, मेरी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दो एंड वेट फॉर माई न्यू वीडियोस। जल्दी से हम अपना मैक्रो कंप्लीट, आईईडी कंप्लीट कर लेंगे। हर एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स आपको मेरी ब्लॉग साइट पे मिल जाएंगे। पॉलिटिकल साइंस आप मेरे चैनल से आगे पढ़ सकते हो। ऑल यू हैव टू डू इज टू शेयर माई वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स। So thank you so much again. Like, share and subscribe. I'll meet you in the next video. Till then, bye bye.